अब हो रही है सर। अब हो रही है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, ये जो क्वेश्चन है वो आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। बोले 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेल शील्डिंग। नंबर ऑफ शेल लिखेंगे, 1 नंबर मिलेगा। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी हो रही है। शील्डिंग इंक्रीज, दूसरा नंबर। न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन लिखेंगे, तीसरा नंबर। न्यूक्लियर अट्रैक्शन तीसरा सर हम नंबर। न्यूक्लियर डिस्टेंस का लिख सकते हैं? किसका लिख सकते हैं, दोबारा पूछिएगा। सर न्यूक्लियर डिस्टेंस का। बेटा न्यूक्लियर डिस्टेंस, देखें न्यूक्लियर डिस्टेंस और शेल एक ही चीज है। अगर आप न्यूक्लियर डिस्टेंस लिख रहे हैं या शेल इंक्रीजेस लिख रहे हैं तो एक ही बात है। देखिए यहाँ जगह है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। आपको जिसको जो पूछना हो पूछो बेटा, 3 घंटे की क्लास होती है, होने दो, ठीक है। ये तुम्हारी क्लास है, तुम्हें जो पूछना है पूछो, ठीक है। सर सॉल्व तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख सकते हैं। क्या, दोबारा बोलो बेटा, क्या कह रही है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा न्यूक्लियर चार्ज नहीं लिख सकते हैं। न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन ना। तो तुमने लिख लिए, प्रोटॉन लिखा हुआ है। नहीं बेटा, देखो देखो मेरी बात सुनो। तुम एक जुमला लिख सकते हो कि न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर इज नॉट डोमिनेटिंग। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। आप ये लिखेंगे। ये तो 2014 का पेपर है ना। हाँ सर, अब तो मार्किंग स्कीम में भी लिखा हुआ होता है कि डिस्पाइट इंक्रीजिंग। अब लिखा हुआ आ रहा है, पहले नहीं लिखा हुआ आता था। समझ में आ रहा है? जी सर। अब लिखा हुआ आ रहा है, पहले लिखा हुआ नहीं आता था। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, तीसरी चीज लिख देता हूं बेटा कि डोमिनेटिंग फैक्टर इज न्यूक्लियर डिस्टेंस। न्यूक्लियर डिस्टेंस, नॉट न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है ना बेटा। अगर शेल लिखा है, शेल लिखा है, डिस्टेंस लिखा है, एक ही बात है। बात समझ आ रही है? शील्डिंग लिखना है, अट्रैक्शन लिखना है, इसके 3 मार्क हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई फॉर ईच एलिमेंट देयर इज अ लार्ज इंक्रीज बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन करीब रहते न्यूक्लियस के। देखिए बेटा, ये आपने बोलना पड़ेगा, ये नहीं बोलना पड़ेगा कि, आपने ये लिखना पड़ेगा कि शेल चेंज हो गया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपको लिखना पड़ेगा शेल चेंज हो गया। आपको लिखना पड़ेगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। ऐसी इसके लिए खास टर्म इस्तेमाल करी जाती है, उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले न्यूक्लियर चार्ज बराबर था, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे। अब प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे प्रोटॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? जी सर। जी तो सर। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है आफ्टर रिमूविंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन शेल इज चेंज्ड। नाउ थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द शेल which is near the nucleus, so more nuclear attraction। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। देखें मैंने जो इसमें खास बात लिखी है
वो लिखिए कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है सर। देखिए बेटा, नहीं आफ्टर रिमूविंग सेकंड इलेक्ट्रॉन शेल इज चेंज। नाउ थर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द now third electron is removed from the shell which is near the nucleus. मेरी बात समझ आ रही है? मैंने इसमें प्रोटॉन का नंबर लफ्ज नहीं लिखा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं electrons are more than number of protons. जब भी तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है ना बेटा। सर मोर देन या लेस देन? बेटा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोटॉन्स आर मोर देन, राइट? या लेस देन लिख दें, इससे बेहतर है लेस देन लिखें। इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। बेटे बात समझ आ रही है? और ये भी कह सकते हैं ना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो इंक्रीज है। हाँ, फिर देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिख रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। इससे बेहतर यही है ना कि आप लिख दें कि भाई प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, यूं लिख देते हैं। ठीक है, तमीज से लिख लेते हैं प्रोटॉन्स आर मोर देन। देखो बेटा, ये खाली मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ, पास पेपर है। प्रोटॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई आपने लिख दिया प्रोटॉन्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। जो काम की बात थी वो हमने लिख दिया कि शेल चेंज होगा। सर ये भी तो बोले क्या कह रहे हैं बेटे? कि शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस एज यू गो डाउन एज यू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन। बेटा शील्डिंग का मैं इसलिए मना करूंगा आपको कि जब आप वाई ईच एलिमेंट देयर इज अ लार्ज इंक्रीज बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हाँ शील्डिंग का भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर के लिए लिखा है, 3 नंबर के लिए होता तो लिखते हैं। अब मेरी बात समझ आ रही है बेटे? लिखना चाहे तो लिखना चाहिए, शील्डिंग भी लिख लें। शील्डिंग ऑल्सो डिक्रीजेस। बोलो डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी? शेल चेंज होने से डिक्रीज हो जाएगी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मास स्पेक्ट्रम है, परसेंटेज अबेंडेंस है और आपके पास मास है। तो भाई आपसे पहला सवाल पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे स्ट्रोंशियम की, तो क्या आप बता सकते हैं कि स्ट्रोंशियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 38। बेटा दोबारा बोलिएगा। 38। 38। स्ट्रोंशियम के 38। तो 38 की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी बेटे 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गए। 3s2 3p6 4s2, ये 10 हो गए। ये 30 हो गए। ये 38 हो गए। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। देखें ये सवाल कई दफा आया है, बताएं इसमें 3 पीक हैं और सर ये मौलिक बेटा, ये चार मौलिक 4 पीक है, बेटा, 4 पीक है सर। 4 पीक है। मेरी बात गौर से सुनना, इधर 4 पीक हैं। वो आपसे पूछ रहा है 4 पीक का क्या मतलब है? 4 आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप है। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, यही सवाल घुमा के पूछेगा, ये एमआर होगा, मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 2014 का क्वेश्चन है। इस वक्त आपके पास एटम आता था, मॉलिक्यूल नहीं आता था। अब जो आता है वो फ्रेगमेंट भी आते हैं, मॉलिक्यूल भी आता है। पहले A2 में था वो, अब AS में आ गया है। मेरी बात गौर से सुनना मेरे बच्चों, अगर ये मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पे मीथेन है, मिसाल के तौर पे इथेन है, मिसाल के तौर पे 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो आपने लिखा नंबर ऑफ आइसोटोप, तो वो गलत हो जाएगा। उस वक्त लिखेंगे ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन। ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन लिख लो अपने पास।
कभी भी कोई मॉलिक्यूल होगा उसकी डिफरेंट पीक्स आएंगी, तो आप लिखेंगे ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन। बोलो मेरे बच्चों, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। तो लिख लो अपने पास, अगर मॉलिक्यूल हो तो फ्रेगमेंटेशन, अगर एटम हो तो लिखोगे ड्यू टू आइसोटोप। तो भाई यहाँ पर 4 आइसोटोप है, इसलिए 4 पीक हैं। अब आपसे कह रहा है वो इसका AR निकालें, आप एटम है ना, इसका AR निकालें। तो फॉर्मूला है एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय वाई एक्सिस। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा इधर, AR इज इक्वल टू x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस x4 y4। सर ये लिखने का कोई मार्क तो नहीं होता ना, मतलब भले ना नहीं लिखे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन बेटा हर तरह का स्टूडेंट है, इसलिए मैंने लिख लिया। वीडियो देख के भी बहुत से स्टूडेंट पढ़ रहे, तो इसलिए मैंने लिखा ये फॉर्मूला है। आप सब रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 87.7। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने आंसर लिख लिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। अब आपसे ये कह रहा है कि अ कंपाउंड ऑफ बेरियम ए, ठीक है, इज यूज इन फायरवर्क्स। मैग्नीशियम भी इस्तेमाल होता है ना, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है ना, वो इस्तेमाल होते हैं ये फायरवर्क में। तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेरियम। जैसे आप बेरियम को करते हैं तो ग्रीन कलर निकलता है, ये कह रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद पूछा है डिफाइन द टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, गौर से सुनिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं ना, तो ऑक्सीजन डोनर, बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? विच ऑक्सीडाइजेस अदर, ऑक्सीडाइजेस अदर and reduces itself। इतने सारे आप आंसर में से कोई सा भी लिख सकते हैं, मेरा मशवरा है सभी लिखें, सभी होते हैं। लेकिन इसने लिखा था बेटा इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बोले आपको ये बात समझ आ गई है बेटे? जी सर। चलिए अगला टॉपिक है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना। आपके पास बेरियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। बेरियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। आपको इनकी परसेंटेज गिवन है। तो आपने परसेंटेज डिवाइडेड बाय AR किया, ये आ गया आपके पास मोल। सेकेंड आपने निकाला मोल रेशियो। सेकेंड स्टेप है बेटा मोल रेशियो। स्टेप 1, स्टेप 2। मोल रेशियो में से जो छोटा था आपने उससे सबको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये सबसे छोटा था आपके पास 0.329, तीनों से आपने डिवाइड कर दिया 126। बेरियम Cl2O6 आंसर आ गया। बोले बेटा यहां तक बात समझ आ गई है? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है बेरियम सॉरी मैग्नीशियम का रिएक्शन दिया हुआ है पूरा इसने। बताइए मैग्नीशियम में पानी डालेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप हाइड्रेशन भी कह सकते हैं, इस रिएक्शन को आप हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। सर एक बात पूछनी है, इसने यहाँ पे एक्वस लिखा है तो फिर ये तो सॉलिड ही होता बेटा दोबारा पूछना, क्या कह रहा? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है ना, एक्वस नहीं होता, जी तो बेटे। यहाँ पे इसने एक्वस पूछा है तो फिर यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों लिखा है? अच्छा बेटा मैंने 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 कर दिया बेटा, सॉरी है बेटा, सॉरी, वो असल में मुझे पता ही नहीं चला, क्लास में लोग एडमिट थे, आई एम सॉरी। अच्छा बेटा बताइए, आप दोबारा पूछिएगा, क्या कह रही थी? सर मैं पूछ रही हूँ कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होता है ना, एक्वस नहीं होता, तो फिर जी यहाँ जी पे उसने एक्वस पूछा है तो हमने मैग्नीशियम ठीक है हाइड्रोक्साइड क्यों लिखा? बेटे, आप यकीन माने पूरे पास पेपर में इतनी दफा गलतियां हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को कभी भी जो है ना वो नहीं कर सकते, अच्छा, तो क्योंकि एक चैलेंज ही नहीं चीज कर बन सकते। रही थी तो फिर हमने वो एक चीज लिखी। हाँ मेरे पास इसका आंसर है, लेकिन मैंने आपको सही आंसर दिया है कि आप क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बनेगा, इसने लिखा है तो बनेगा भाई। बताइए स्टीम डालेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? यस सर। तो इसके अंदर तुमने डाला जब H2O तो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये था लिक्विड। इसमें जब तुमने डाला H2O गैस तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। चलिए अब आपने नाइट्रिक सर एसिड डाला, पूछे बेटा। सर वो जो रोस्टिंग इन एयर करते हैं तो उससे क्या बनता है? उसमें भी ऑक्साइड बनता है, लेकिन वो हवा में किया जाता है, गर्म पानी डालेंगे ग्रुप 2 में भी तो ऑक्साइड बनेगा ओके सर। और हाइड्रोजन गैस भी बन जाएगी। चाहे तो लिख लें हाइड्रोजन। बेटे बात समझ आ रही है? जी सर। अब नाइट्रिक एसिड डाला है तो डेफिनेटली नाइट्रेट बनेगा, है ना बेटा? ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल। ये जब इसने नाइट्रेट डाला है तो नाइट्रेट बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, है ना बेटा? ऐसे ही होगा ना? जी सर। अच्छा अब बताइए वाई में क्या डालें कि वो भी नाइट्रेट बन जाए, मैग्नीशियम नाइट्रिक नाइट्रेट? एसिड। नाइट्रिक दोबारा 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 नाइट्रेट डाल दें बेटा, बिल्कुल सही है। दोबारा नाइट्रिक एसिड डाल दें आप एक्वस, बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए क्या करें जेड से? अब आप देखें जेड एक्वस जेड सॉलिड एक ही जैसा है। थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, वाह क्या बात है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया बेटा। आपने एग्जाम में क्विक इसी तरह से रिस्पॉन्स करना है। चलिए आपने सारे ये प्रोडक्ट लिख लिए, ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है नेम द रिएजेंट नीडेड टू कन्वर्ट y इनटू z, y इनटू z। आपने लिखा नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल आपने लिखा नाइट्रिक एसिड रिएजेंट, बिल्कुल सही है। एक बच्चा नाइट्रिक एसिड लिख के आ रहा है, उसको नंबर नहीं मिल रहे, बता सकते हैं क्यों? उसने एक्वस ही लिखा होगा। नहीं, उसने नेम कहा है। उसने नेम कहा है और आपने फॉर्मूला लिख दिया। खुदा का वास्ता है मेरी बात को समझे, नाइट्रिक एसिड लिखेंगे, नाइट्रिक एसिड लिखेंगे बेटा, नंबर मिलेंगे। इक्वेशन पूछ रहा है वो बेटा, वो इक्वेशन पूछ रहा है ऑक्साइड के नाइट्रिक एसिड के साथ।
तो देखो सबसे पहले तुमने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड। आपको मालूम है ये ग्रुप 2 है, तो डेफिनेटली 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाया, ये बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड। ये एसिड है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ, एसिड बेस रिएक्शन, तो डेफिनेटली वाटर बनेगा। तो आपने वाटर लिख दिया। बोले आपको यहां तक बात समझ आ गई है? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए इस प्रोसेस का नाम क्या है? एसिड बेस रिएक्शन। किसका सर? रिएक्शन 2, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ये कह रहे हैं मैग्नीशियम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन लिखो, थर्मल डिकम्पोजिशन की इक्वेशन लिखो। आसान बताइए, थर्मल डिकम्पोजिशन की इक्वेशन कैसे याद कराई थी मैंने आपको? MgNO3 taken twice gives MgO, 2 मोल NO2 के और आधा मोल ऑक्सीजन का। शाबाश शाबाश, 2 NO2 आधा ऑक्सीजन। क्या बात है बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही बताया। अगर एग्जाम में आप इसके ऊपर हीट लिख दें वो ज्यादा अच्छा है, ट्राइंगल के साथ। बेटा क्वेश्चन 1 हुआ है, अब खत्म। बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 में किसी ने भी कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये करते हैं, बताइए कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। भाई वेनेडियम पेंटॉक्साइड। मैंने आपसे कहा था इसका डेल्टा एच याद रखेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड का और हेबर प्रोसेस का, आपको काम आएगा। बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही निगेटिव होते हैं मेरे ख्याल में, है ना? एक 96 होता है, एक 196 होता है। बोलो ऐसा ही है? सर एक ही याद है, -196। एक 9 माइनस 92 था मेरे बराबर। एक -90 ऐसे होता है, एक -196 होता है। दोनों में सही कह रहा हूँ, ऐसे ही है। 92 था शायद। हाँ मतलब -90, ऐसे हाँ -92। -90, बस ऐसे ही अंदाजन -92। चलिए बेटा, अब ये कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, सही है। आपको याद है मैंने डीसल्फ्यूरेशन कराया था आपको, याद है ना? जी सर। ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है कि आपको जो सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए ना, ये आयरन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन से हासिल हो रही है। यानी ये जो हासिल हो रही है ना आपको, ये हासिल हो रही है आयरन डाइसल्फाइड। इसका कॉमन नेम है आयरन पायराइट। ठीक है, आयरन पायराइट से हासिल हो रही है, या सल्फाइड आयरन डाइसल्फाइड से हासिल हो रही है। इसकी इक्वेशन मांग रहा है। देखिए मैंने कैसे इक्वेशन बनाई है। सल्फर आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला कैसे मैंने लिखा, क्योंकि इसने गिवन था, यहां मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दी। क्यों? क्योंकि इसने लिखा है हीटिंग द सल्फाइड ओर, यानी रोस्टिंग, रोस्टिंग आयरन 3 ऑक्साइड बनेगा, लिहाजा मैंने आयरन लिखा, ऑक्सीजन के नीचे 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। दूसरा प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड, तो मैंने सल्फर डाइऑक्साइड लिखा। बोलो बेटा यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर। बोलो यहाँ कितने आयरन है? 2। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। बोलो सल्फर कितने हो गए अब? 4। तो लिहाजा मैंने यहाँ 4 लिखा। बोलो ऑक्सीजन कितने हो गए अब? 11। 11। 8 और 3 11, तो मैंने यहाँ पे 11/2 लिख दिया। सर आप कन्वर्ट करना उस पूरी को लाइक होल नंबर्स के अंदर, तो आपको ×2 कर देंगे। तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप चाहते हैं होल नंबर में लाना, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 become 4, 11/2 become 11, 8 become 2, 8 become 8,
और जो आपने लिखवाई थी उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन की, उसमें सेम चीज कर सकते हैं। उसको भी करते हैं, लेकिन अब निकल जाए, बड़े हो गए हम लोग ना, अब हम ओ लेवल से निकल गए, अब हम ये भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगर आपके दिल में डाउट है आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। अब जरा गौर से सुनिएगा, वो कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज रिएक्टेड विद 98% सल्फ्यूरिक एसिड। इतना प्योर चाहिए 98%, इतना खतरनाक होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये ट्रक जो सल्फ्यूरिक एसिड का लेकर आया जाता है ना बेटा, अगर रोड पे गिर जाए तो इतनी आग लगेगी कि जैसा लगेगा किसी ने धमाका किया है। इतना जबरदस्त किस्म की आग लगती है और इतना खतरनाक होता है। जब तुम्हारे एग्जाम, जब मैं यहाँ बीसीपी में सुपरवाइजर था तो सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बनाना था, तो एग्जाम के लिए मैंने बड़े से टब में डलवाया था एसिड, तो हाजत भाई ने पूरा जग डालना था। यकीन मानो उस बंदे ने इतने आराम से एसिड डाला था, वरना धमाका हो जाता अगर एकदम को डाल देता, उसका मुंह भी जलता, बाहर भी निकलता पानी। इतना खतरनाक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का, बड़ा खतरनाक होता है प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। बताइए, उसने कहा है सल्फर, ये सब ड्रामा किया, देन रिएक्टेड विद वाटर। अब ये पूछा है, बताओ एक्सप्लेन व्हाई द सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नॉट फर्स्ट मिक्स डायरेक्टली विद वाटर। बोलो। हाईली वायलेंट रिएक्शन होता है सर। हाईली एक्सोथर्मिक होता है मेरा बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड हो, ठीक है, या सल्फ्यूरिक एसिड हो, ये दोनों हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? देखो देखो, ये देखो, ये देखो, मेरी बात समझना। इसमें डाला तुमने सल्फर डाइऑक्साइड। मेरी बात गौर से सुनना, प्रैक्टिकल की वाली चीज बता रहा हूं। इसमें डाला पानी, अब होगा धमाका, अब होगा धमाका। ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकल के आ रहा है। हम उर्दू में कहते हैं छींटे उड़ के आ गई बाहर। तो मेरी बात समझ रहे हो? इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एसिड स्प्रे। एक प्रैक्टिकल में वो कहता है कि एक कोनिकल फ्लास्क में एसिड है, तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट डालना है, सारा मत डालो। क्यों? क्योंकि एसिड स्प्रे हो जाएगा, एसिड बाहर की तरफ पंप करके बाहर आ जाएगा। तुम्हें मेरी बात समझ आती है? एसिड स्प्रेइंग की बात समझ आती है? जी सर। अगर कोई चीज ऐसे डालो कि एसिड बाहर निकल के आ जाए, एसिड की छींटे बाहर आ जाए, एसिड जो है वो स्पिट हो जाए बाहर, तो इसको कहते हैं एसिड स्प्रिंग, एसिड का बाहर आना। अब वो आपसे कह रहा है कि इसकी इक्वेशन लिखो। पहले स्टेप में सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ओलियम बनेगा। बोलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, H2SO7 का दूसरा नाम क्या होता है? बेटा काम पे देखो। डाइसल्फ्यूरिक एसिड। डाइसल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, इसका नाम होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बेटा। ओ लेवल में तुम कहते थे ओलियम, अब कहते हो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, SO2 SO3 की डायग्राम बनानी है। SO2 SO3 की डायग्राम बनानी है। बताइए सल्फर कौन से ग्रुप में है? 16। 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6। बताइए ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है? 16। 16। एक मिनट बेटे, 16। तो भाई ये देखें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 1 2
3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बताइए इसकी शक्ल कौन सी होती है SO2 की? बेंट। बेंट। इसका दूसरा नाम बता सकते हैं? बेंट के अलावा क्या लिख सकते हैं? Non-linear वी शेप या या फिर नॉन लीनियर? क्या बात है मेरे बच्चे, क्या बात है। वी शेप या नॉन लीनियर, सारे आंसर सही हैं। क्या इसका एंगल बता सकते हैं क्या होगा? सर लिखा हुआ तो है आपने। क्या लिखा है बताया मैंने, क्या लिखा है? 115 से 120। 115। मैंने 511 लिखा था। है? 115 से 120। आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। आइए सल्फर ट्राइऑक्साइड देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक भी लोन पेयर नहीं है। ऑक्सीजन देखते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, कोई लोन पेयर नहीं है, तो लिहाजा शक्ल होगी ट्राइगोनल प्लेनर और एंगल होगा 120 डिग्री। बेटा इसका हरगिज मतलब नहीं है कि 115 से 120 लिखे आप एग्जाम में। अगर आप 116 लिखते हैं तो आंसर सही होगा, 117 लिखते हैं आंसर सही होगा, 118 लिखते हैं आंसर सही होगा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। अच्छा मुझे बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी SO2 की? SP। sp2 नहीं होनी चाहिए? sp2। SP2। हाँ लोन पेयर भी है, सही है। देखो sp1p2, सही है सर। बोलो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। sp2 sp3। sp3 बेटा। sp1 अरे sp2 sp2 आई एम सॉरी, sp2 सर sp1p2। सर कैसे करते हैं, जब आप बता देंगे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। दोबारा सुनो। s, एक बॉन्ड को s, p1 p2, इसे कहते हैं फिंगर मेथड। सर तो पहले वाले में कैसे किया था? s p1 p2 लोन पेयर को भी अच्छा काउंट करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। चले बेटा अगला आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डी पार्ट ये कह रहा है आपने जो कभी इक्विलिब्रियम करा है ना बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड, उसका टेम्परेचर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 डिग्री सेंटीग्रेड, मेरी बात समझ आ रही है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे ये पूछ रहा है बताओ हाई टेम्परेचर करने का फायदा क्या है इंक्रीज और रेट, क्या नुकसान है? लो यील्ड। बोले हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर करने से क्या फायदा? अगर अम्मी ने तुम्हें कहा है दूध बॉयल हो रहा है, खड़े हो जाओ, तो हाई टेम्परेचर से तुम जल्दी फारिग हो जाओगे। तुम समझ रहे हो? हाई टेम्परेचर से, एक मिनट है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाई टेम्परेचर से रेट बढ़ जाता है बेटे। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाई टेम्परेचर से रेट बढ़ जाता है। बताइए 4 नंबर का सवाल है, मेरी बात पहले खत्म होने दीजिएगा फिर बोलिएगा। हाई टेम्परेचर से रेट बढ़ जाता है मेरे बच्चों, हाई टेम्परेचर से रेट बढ़ जाता है। और हाई टेम्परेचर से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर एक बात जी बताएं, सर। अगर हम वैसे लाइन के नीचे लिख रहे हैं तो फिर वो क्या नहीं पड़ेगा? दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? हम लाइन के नीचे अगर लिखते हैं तो वो उसको नहीं पड़ेगा? लाइन के नीचे नहीं लिखना, ठीक है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइन के पीछे ना जाना, ठीक है? और यहाँ तो काटा करी अगर तो फिर छोटी राइटिंग कर लो ना, छोटी राइटिंग करके लिख लो। सही है। सर हाँ अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ती है और यील्ड गिरती है, कैसे वो होता है, एक्सो होता है,
तो जो 400 डिग्री हम यूज करते हैं फिर वो बेटा 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 मैं सिर्फ एडवांटेज की बात कर रहा हूँ, तुम सिर्फ एडवांटेज बताओ। एडवांटेज क्या होगा? हाई टेम्परेचर्स पे रेट बढ़ जाएगा बेटे। हाँ क्यों कि आपकी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। बेटा मेरी बात समझना, इसने कहा स्टेट करो, तुमने स्टेट कर दिया, फिर तुम्हें एक्सप्लेन करना है। क्यों तुमने लिखा भाईजान? इसलिए क्योंकि मोर पार्टिकल अटेन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इक्वल टू और ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बोलो एडवांटेज समझ में आया? उसका रीजन समझ आया? बोलो मेरे बच्चों। जी सर। चलो अगला है डिसएडवांटेज। बताओ टेम्परेचर ज्यादा, ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक? एक्सो। एक्सोथर्मिक। और टेम्परेचर बढ़ाने से बताओ एंडो को फेवर करेगा एक्सो को? एंडो को, बैकवर्ड साइड एंडो को। को। एंडो इनकी स्पेलिंग IN, इनकी स्पेलिंग EN, ये DI है याद करने का शॉर्टकट। तो whenever you increase the temperature it always favor endothermic reaction, backward reaction। तो बताओ yield ज्यादा होगी कम होगी? कम हो जाएगी। अबे तो फायदा क्या हुआ गर्म करने का? इतना ज्यादा yield कम हो गई, कंपनी को नुकसान हो जाएगा इससे। सर बात बताएं। जल्दी जल्दी गरम दूध गरम, अम्मी ने किचन में खड़ा कर दूध गरम हो जाए, तुमने फुल आंच कर दी, फायदा क्या हुआ? तुमसे पूछा, तुमने कहा सर दूध जल्दी गर्म हो गया। नुकसान, दूध दूध बॉयल होके बाहर गिर गया, यील्ड कम हो गई। तो बेटा फायदा ये हुआ जल्दी हो गया, नुकसान ये हो गया यील्ड कम हो गई। क्यों? इसकी स्टेट कर दिया, इसकी एक्सप्लेनेशन ये, इट फेवर्स बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ सर। आप बोलो बेटा, एक नंबर इसका मिलेगा और एक नंबर इसका मिलेगा। As temperature increases, it favors ectothermic reaction, yield decreases। एक नंबर मिलेगा yield decreases का। हाँ बोले बेटा। तो जब हम 400 यूज करते हैं फिर वो ये होगा ना कॉम्प्रोमाइजिंग टेम्परेचर। हाँ वो कॉम्प्रोमाइजिंग टेम्परेचर है ना, जहां रेट भी जल्दी है, जहां पर yield भी ज्यादा है। ठीक है बेटा। चलिए केपी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है केपी का? प्रोडक्ट, हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। मेरी बात गौर से सुनना, अगर मैंने इक्वेशन लिखी होगी तो ऐसी, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन अगर वो कह रहा है केसी केपी निकालो, तो तुम फॉर्मूला अगर अगर इससे फॉर्मूला बनाओगे और इससे करोगे आंसर सेम आएगा, याद रख लेना, दोनों सही है, आंसर सेम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पार्ट है, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है, 2 मोल ऑक्सीजन है। एक मिनट है, अब आपसे कह रहा है 2 मोल है एट इक्विलिब्रियम, इतना पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है और इतने मोल सल्फर डाइऑक्साइड के, केपी निकालना है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आपने करना है इंशाल्लाह मेथड। इंशाल्लाह मेथड कैसे करेंगे बेटे? आपने इस तरह के लाइन खींचनी है बिकॉज जैसी, उसके बाद 4 लाइनें ऐसी खींचनी है ऐसे, इधर लिखना है इनिशियल अमाउंट, इधर लिखना है अमाउंट रिएक्टेड, इधर लिखना है अमाउंट प्रोड्यूस, इधर लिखना है इक्विलिब्रियम अमाउंट। बताइए क्वेश्चन के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल गिवन है बेटे? 2 मोल, तो मैंने 2 मोल लिखा। बोलो बेटा ऑक्सीजन के कितने मोल है? 2, तो मैंने 2 लिखा। सही है। हमेशा अमाउंट रिएक्टेड में क्रॉस, हमेशा हमेशा अमाउंट रिएक्टेड में क्रॉस, हमेशा अमाउंट प्रोड्यूस में रिएक्टेंट क्रॉस। बोलो मेरे बच्चों बात समझ आ रही है? जी सर। देखो यहाँ 2 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा है। बोलो सबसे छोटा कौन है? 2 1 2। बोलो सबसे छोटा कौन है? ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन, इसको ए लिखा, इसको 2A लिखा, इसको 2A लिखा। बोलो बात समझ आ रही है बेटे? Yes, sir. इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे। बताओ सल्फर, बताओ सल्फर ट्राइऑक्साइड के मोल गिवन है? इक्विलिब्रियम वाले given है। 1.8. इक्विलिब्रियम के गिवन है 1.8। बोलो 1.8 गिवन है। जी तो आपने यहां लिख दिया मेरे बच्चे 1.8। अब बताइए कि अगर मैं 0 और 2A को प्लस करूंगा तो 1.8 आएगा? हाँ, तो आप आराम से A की वैल्यू निकाल सकते हैं। A की वैल्यू आ गई 0.9। फिर आपने यहां लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9, आपके पास आ गया 1.8। जब आपने 2 में से 1.8 को माइनस किया तो आ गया 0.2। जब आपने A की जगह 0.9 लिखा और 2 में से 0.9 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 1.1। बोले ये आपको स्टेप 1 समझ आ गया? जी जी सर। सर। सर ये ये सवाल मॉक में ही आया था। जी बेटा, इसी तरह से यकीन मानो मेरे साथ रहोगे 50 ईयर कर लोगे ऐसे ही, वही सवाल इंशाल्लाह 2024 में आएगा। मैं कह रहा हूं इंशाल्लाह इतने सवाल करोगे तो आएगा ना। चलिए आइए स्टेप 2। स्टेप 2 में आपने निकालना है टोटल मोल। स्टेप 2 में निकालने हैं आपने टोटल मोल। तो जो भी इक्विलिब्रियम मोल है इनको प्लस कर दें। इन तीनों को प्लस किया, आपके पास आ गया 3.1 मोल। अगला स्टेप है स्टेप 3। स्टेप 3 है मोल फ्रैक्शन। स्टेप 3 है बेटा मोल फ्रैक्शन। स्टेप 3 है मोल फ्रैक्शन। मेरा बच्चा इसी इन्हीं स्टेप में करना जिन स्टेप में मैं करवा रहा हूं। इन सबके मार्क्स है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो भाई बताइए इसके मोल थे 0.2 और 0.2 को 3.1 से डिवाइड किया 0.065। फिर 1.1 को 3.1 से डिवाइड किया 0.355। फिर 1.8 को 3.1 से डिवाइड किया 0.581। ये आपको आ गया मोल फ्रैक्शन। अब आप क्या करेंगे, केपी का फॉर्मूला लगाएंगे। स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 है केपी का फॉर्मूला। स्टेप 4 देखिए, केपी का फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3। बताइए पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? मोल अपॉन टोटल मोल वो तो मल्टीप्लाई बाय टोटल गलत प्रेशर। गलत 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 कह रहे, गलत मोल कह रहे, फ्रैक्शन ये भी मल्टीप्लाई सही है। बाय शाबाश, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। अब आप गौर से देखिए, ऊपर प्रेशर आपको दिया हुआ है शाहरुख 1 × 2 × 10⁵ पास्कल। जी देखो आपने ये सब जगह लिखा पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, ये देखो ये रहा जी सर। मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। इधर स्क्वायर था, इधर स्क्वायर था। आंसर आ गया केपी का 1.13 इंटू 10⁻³ -3। 1.13 इंटू 10⁻³ यूनिट आ गए पास्कल इनवर्स। बोलो मेरे बच्चों, क्या ये बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 3, जितना देखें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है पी क्यू, ऑर्गेनिक का सवाल है, पी क्यू आर आर स्ट्रक्चरल आइसोमर with the molecular formula C4H8. All the three compounds readily decolorize bromine in the dark. All three compounds readily decolorize bromine in the dark. क्या मतलब है? अल्कीन है, सब में कौन सा ग्रुप है? अल्कीन डबल बॉन्ड। अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कैसे पता चला? डिकलराइज। अगर वो लिखता कि डिकलराइज नहीं हो रहा और अल्कीन का फॉर्मूला है, इसका मतलब है डेफिनेटली साइक्लो अल्केन है। बताइए, ये कह रहा है पी एन क्यू डू नॉट एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्या मतलब है इसका? स्टीरियो सेंटर नहीं है। इसका मतलब ये है ये CH2 डबल बॉन्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। सर आपने जो साइक्लिक वाली बात की थी वो आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? मैंने कहा आप ये देखें, ये क्या लिखा है, ये मे बी अल्कीन, मे बी साइक्लो अल्केन। बताइए कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ये ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करेगा, रिमेन सर। रेडिश ब्राउन। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए जी, आपने कहा CH2 से स्टार्ट करेंगे ये वाला, ठीक है, बट आर एग्जिट अ पेयर ऑफ सिस ट्रांस, इसका मतलब है इसमें स्टीरियो सेंटर है। और से सुनना, ऑल थ्री कंपाउंड रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड एसिड KMnO4। अब देखो मैं पी कैसे निकालता हूं, गौर से देखना। कितने कार्बन है टोटल? 4 कार्बन है ना? हाँ, बोलो 4 कार्बन है, तो डेफिनेटली ये CH, एक कार्बन तो तुमने CH2 निकाल लिया ना, यही देगा ना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। बेटा बोलते रहो, साथ साथ, समझ आ रहा है नहीं आ हाँ, रहा? ठीक है सर। हाँ अच्छा अब सर। देखो, अब ये कह रहा है C3H6O, अब ये कह रहा है C3H6O, इसका क्या मतलब है कि C3H6O? इसका मतलब है जब तुम इसको इसको तोड़ रहे हो तो या तो एल्डिहाइड बन रहा होगा या कीटोन बन रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है। लेट्स सपोज अगर ये एल्डिहाइड तो बनेगा नहीं क्योंकि डिस्टिलेशन है। मेरी बात समझ आ रही है? इसमें सिंगल ऑक्सीजन है, सिंगल ऑक्सीजन। मैं कसम खा के कह रहा हूं, इसके अलावा कोई और मेथड है ही नहीं। प्लीज मेरी बात गौर से सुन लो, यही टेक्निकल और ओरिजिनल मेथड है। इसमें सिंगल ऑक्सीजन है, इट मींस इट इज कीटोन। सर तो एल्डिहाइड में भी तो होता है सिंगल। एल्डिहाइड बनेगा नहीं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना। डिस्टिलेशन कहाँ लिखी है? यहाँ का डिस्टिलेशन लिखा है, विदाउट डिस्टिलेशन है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? ओए होए होए होए, बोल क्यों नहीं रहे मेरा बच्चा? जी सर। यस सर। बेटा ये देखो, एक ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन बता रही है कि ये कीटोन है। तो बताओ कीटोन के लिए 2 कार्बन लगने चाहिए यहाँ और यहाँ, हाँ, तो डेफिनेटली 4 कार्बन है या CH3 लगेगा। तो लिहाजा हमारा कंपाउंड आया CH2 डबल बॉन्ड C 2 CH3। बोलो मेरे बच्चे, क्या ये बात समझ आ गई या नहीं आई? जी सर, समझ आ गई। समझ आ गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अब दूसरे पे आ जाओ। अब दूसरा वाला कह रहा है कि ये, मेरी बात गौर से सुनना, कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनता है? ये डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ होता है।
इसका मतलब है COOH means double bond CH, CH2 नहीं आएगा सर, डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। बात समझ आ रही है? अच्छा, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये बताता है CH2 डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ, ये स्टार्ट तो होगा C डबल बॉन्ड इससे, और इसमें होगा एक H। मेरी बात गौर से समझना मेरे बच्चों, ये दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ये दे रहा है COOH। बोलो कितने कार्बन बाकी बच गए? दो। दो। तो एक CH2 होगा, एक CH3 होगा। बोलो हाँ। क्या ये मेरी बात समझ आ गई है? ये सर- यही कंपाउंड होगा। सर हाँ बोलो बेटा। अगर हम कंबाइन लिख दें, मतलब C2H5 लिख दें तो? अगर उसने कंडेंस फॉर्मूला लिखा है ना तो लिख लोगे। अगर नहीं अगर लिखा हुआ उसने तो? पहले मेरी बात तो सुनो, अगर उसने नहीं लिखा हो तो नहीं लिखोगे। सही है? ठीक है देखो सर। इधर देखो, इधर देखो, इसने क्या लिखा है ऊपर? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा है, तो मैं सही कर रहा हूँ, वरना तो मैं यही फॉर्मूला लिख देता ना। ठीक है सर। अच्छा अब मुझे बताओ, आर कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड CH2 एब्सेंट। फिर CH2 डबल बॉन्ड एब्सेंट। CH डबल बॉन्ड होगा फिर। C डबल बॉन्ड CH प्रेजेंट। बात समझ आ रही है? ओ भाई बोलो ना, बात समझ आ रही है? अबे कब जी समझोगे? 20-25 दिन बाद पेपर है यार। बोलो ना, नहीं समझ आ रही है तो सीखोगे ना यार। ओहो बड़ा मुश्किल है भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है यार? सर रिपीट आ करिए रही है। सर। हाँ समझ आ रहा है बेटे? जी सर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा इसी सूरत में CH आ सकता है। अब बताओ कितने कार्बन बच गए? 2 कार्बन बच गए, तो एक तरफ CH3 एक तरफ CH3। बोलो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। सर दोबारा सुना देना। देखो दो 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 CH हैं, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये लिख दिया। ठीक है। अब उसके बाद कितने कार्बन बचे? 2। तो हाँ एक तरफ CH3 इधर, एक तरफ CH3 इधर। ठीक है सर। सही है? हम्म। अच्छा आप अगला आ जाओ। अब अगला है S। S बताओ। तो S तो तुम निकाल ही चुके हो। कार्बन वाला होगा S ना? S S कहाँ था? S S S ये रहा, वो ये रहा, है ना? यही है ना S। बेटा मेरी बात समझ आ रही है? ये रहा S। जी सर। ये सर। सर स्ट्रक्चर दो कर देंगे इसका, समझ नहीं आया। बेटा ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया था ना, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाँ एक ऑक्सीजन का मतलब ये डेफिनेटली ये कीटोन होगा, तो यही कीटोन बना दिया ना मैंने, उसने ठीक S। ठीक है सर, ठीक है मैं आ ठीक गया। है, चलो जी, इसलिए मैंने ये तुम्हारे सामने कर दिया। अब ये पूछा है, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो आइसोमर? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, डिफरेंट याद अरेंजमेंट याद रख लेना, 2 नंबर का सवाल है। डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स। तुमने बोला सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। बस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया ना? बट चलें, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम। बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स। ओरिएंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट इन स्पेस। सर जी बेटा बोलें। सर ये क्वेश्चन समझा दें, अभी मैं आया हूँ वापस।
कौन सा क्वेश्चन? सर यही वाला स्टीरियो आइसोमेरिज्म से पहले जो आपने करवाया। अरे बेटा ये तो मुझे दोबारा लंबी कहानी देख करनी पड़ेगी। अब तुम एक काम करो, इसको रिकॉर्डिंग में तुम अभी भी ज्वाइन किया तुमने? नहीं सर, वो अभी काम से गया था तो अभी आया हूँ मैं वापस। अब तुम इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? ओके। मुझे बहुत लंबा टाइम लगाना पड़ेगा मुझे, वरना ये ना ये बच्चे ना दूसरा पेपर करने से इनकार करते हैं। मैं चाह रहा हूँ भाई 2-2 3-3 पेपर करो, अपनी आदत डालो। अभी अभी प्रेशर डाल लोगे ना तो एग्जाम में प्रेशर नहीं आएगा। जब तुम 6-6 घंटे बैठ के पढ़ लोगे ना, पेपर करोगे, तो एग्जाम के अंदर बैठ के ना कंफ्यूजन नहीं होगी, डर नहीं बैठेगा बेटा। चलिए आर का कह रहे हैं, आर का डिस्प्लेड फॉर्मूला बताना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ आर एंड नेम देम बोथ, दोनों बनाने हैं। आर क्या था, ये रहा। इसको नीचे लेकर आए, ये आर आ गया। देखें ये रहा कार्बन, ये रहा डबल बॉन्ड कार्बन, ये रहा H, ये रहा CH3। डिस्प्लेड बोला है, सब बनाएंगे। बताइए ये सिस है कि ट्रांस? सिस है सर, क्यों सिस है? क्योंकि सेम साइड में दोनों CH3 भी और हाइड्रोजन भी। क्योंकि सेम साइड पे। अगर मैं यहाँ सिस लिख दूंगा, ठीक है, अभी मैं पूछता हूँ एक बात आपसे, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, इसको दोबारा उतारेंगे यहाँ पे, ठीक है? इस हाइड्रोजन को अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। सर हाँ बेटा बोले। जो पर आपने डेफिनेशन लिखी है ना उसकी स्टेरियो की, हाँ हाँ, उसमें वो कह रहा है कि वो वाला पॉइंट भी ऐड करना पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर फार्मूला वाला। तो लिखा तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपने उसके आगे वो ही लिखा कि विद सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसने कहा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, दोनों चीज़ लिखनी पड़ेंगी। मैं मान नहीं सकता उसने ये लिखा हुआ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैं आपको भेज दूं फिर? मैं चैलेंज दे रहा हूँ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये दोनों मैं आपको भेज देता हूँ। अबे भाई सुन तो लो। अगर उसने ब्रैकेट में लिखा है या उसने और करके लिखा है तो अलग बात है, लेकिन अगर उसने यूं लिखा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग से बगैर ब्रैकेट के, तो वो अलग बात होगी। ब्रैकेट में तो वो ऑप्शनल है लिखना है। हाँ ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है भाई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अगर आपने लिखा सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आपने लिखा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अबे भाई दोनों एक ही चीज तो हैं, अलग थोड़ी हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नंबर काटेगा तो नहीं यार लेकिन। भाई कैसे काटेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपने आइसोमर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ना जी। तो भाई ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन हो गई, ठीक है? लेकिन स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है? फिर तो आप ये भी लिखें कि कनेक्टिविटी भी सेम होगी, ये भी लिखें। फिर तो आप ये भी लिखें कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, ये भी लिखें आप। सही से समझ आ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ मार्किंग स्कीम देखें। अगर उसने लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो भाई आपने लाजमी एंड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्रैकेट में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देखो मार्किंग स्कीम होती है टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं होती है। मार्किंग स्कीम का मतलब ये होता है, टीचर भाई आप जब पेपर चेक करें तो ये ज़हन में रखें, अगर उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है या उसने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख दिया है भाई, तो उसको नंबर दे दो, उसको खुदा का वास्ता उसको नंबर दे दो, उसके नंबर काटो नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओ भाई हसन, बात समझ आ रही है? हाँ ठीक है सर, पूछ रहा खाली तो मेरी बात समझ रहे हो? देखो यही मेरी बातें जब तुम सुनोगे ना, इसी तरह स्ट्रॉन्ग बनोगे एग्जाम के लिए। चलिए अभी मैंने यहाँ ट्रांस लिखा, लेकिन नंबर उसने मेरे एक काट लिए, बताएं क्यों? क्योंकि आपने ये लिखा कि आगे ब्यूटवीन भी आएगा। हाँ आपने तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा।
तो भाई सिस ब्यूटूइन ट्रांस ब्यूटूइन, चाहे तो सिस ब्रैकेट में लिख दे सर चाहे। हाँ बोले। आपने वहाँ वो हाइफन नहीं लगाया ट्रांस वाले में 2 के बाद? ट्रांस वाले में लगा, ये रखा, नजर नहीं आ रहा, ये रहा, ऊपर लगा देते, ठीक है। हसन मेरी बात समझ आ रही है? हसन मेरे बच्चे 2 के बात बाद नहीं समझ आ रही लगाया है? आपने? जी सर। ओ हो, नंबर कट जाएंगे, नंबर कटेंगे इस पे नंबर कट जाएंगे भाई। चलो मेरी बात गौर से सुनो। कह रहा है स्टेट अ रीजन दैट कुड बी यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ एस। एस क्या चीज है? एस कीटोन है। बोलो एस क्या है? कीटोन है NaBH4 यूज कर सकते हैं। बेटा। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ यूज करेंगे? ड्राई सर, फट जाएगा वरना। नहीं एक्सप्लोज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ जाएगा, बिल्कुल सही है। सर NaBH4 भी लिख सकते हैं ना? हाँ वो तो बेटा आप कार्बन। बिल्कुल बेटा आप NaBH4 भी लिख सकते हैं। बताएं, अगर कीटोन है, अब आपने 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, ऐड 2 हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब है ऐड 2 हाइड्रोजन। प्रोपेन टूल बन रिडक्शन, जाएगा। देखो मेरी बात सुन, रिडक्शन मींस ऐड 2 हाइड्रोजन, एक यहां एक यहां। तो देखें, गौर से देखिएगा बेटे। ये देखें, एक हाइड्रोजन यहां ऐड किया, एक हाइड्रोजन यहां ऐड किया, डबल बॉन्ड मिटा दिया। खुदा का वास्ते सीख लो, अपनी सीख। बोलो उसका नाम क्या है? प्रोपेन टूल। क्या बात है तुम्हारी यार, शाबाश। प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। A series of reactions based on propanoic acid is shown. बताओ रिएक्शन 1 से रिएक्शन 2, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, रिडक्शन हो गई ना? ये एस्टर है। मेरा पहला सवाल का जवाब दो, अगर कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे तो कौन से 3 प्रोडक्ट बनेंगे? बोलो। कैल्शियम इथेनोएट। कैल्शियम इथेनोएट। अभी एक मिनट रुकना, बल्कि ये नहीं, देखो प्रोपेन सी एस नहीं थ्री, सर सर एक सर। मिनट। हाँ हाँ बोलो। प्रोपेनोएट आएगा, 3 कार्बन है। कैल्शियम प्रोपेनोएट बिल्कुल सही है। CO2 और H2O। ब्रैकेट ओपन, कैल्शियम नीचे 2 आ जाएगा बेटा, है क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है ना। हाँ। अच्छा जी, हाइड्रोजन क्या बनाएगा? H2O। हाइड्रोजन बनाएगा H2O। और और कार्बोनेट्स, कार्बोनेट से क्या निकलेगा? CO2। क्या बात है मेरे बच्चे, क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त। तुम बता सकते हो रिएक्शन 1 का रिएजेंट क्या डालोगे? ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वाह 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 और वाह वाह ड्राई वाह ईथर वाह के वाह साथ ना फट जाएगा। वाह 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 वाह, जबरदस्त। ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है? रिडक्शन। रिडक्शन। ये रिडक्शन है, ये बेटा रिडक्शन है। रिडक्शन के लिए तुम डालोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। मुझे नहीं मालूम पीछे क्या पूछ रहा है, ड्राई ईथर के साथ। अच्छा वापस करोगे तो क्या करोगे? वो डालेंगे K2Cr2O7 या KMnO4। नहीं नहीं, केमिनोफो नहीं, एस K2Cr2O7 एसिडिफाइड। एसिडिफाइड विदाउट डिस्टिलेशन ना। हाँ, क्योंकि बना फिर वो एल्डिहाइड बन जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और हीट अंडर रिफ्लक्स कर दोगे। हाँ, क्योंकि वरना आग लग सकती है अल्कोहल में। सही है। अब चलो नीचे आ जाओ। अच्छा एस्टर के लिए क्या डालोगे? किस बात कर रहे हैं? अगर आप एसिड की बात कर रहे हैं तो उसमें अल्कोहल डालना पड़ेगा। इसमें कौन सा अल्कोहल डालना पड़ेगा? कौन सा एस्टर बन रहा है सर?
ये देखो एस्टर दिख रहा है, प्रोपेनॉल डालना पड़ेगा। प्रोपेनॉल डालना पड़ा, हाँ, क्योंकि वहाँ 2 कार्बन है, 3 कार्बन ऐड करने प्रोपेनॉल। पड़ेंगे। भाई इधर 3 कार्बन है, 2 कार्बन का अल्कोहल डाल दो, CH3 CH2OH। बताओ सर कैटलिस्ट कौन वो एक क्या अल्कोहल है, बोल, मैंने एक कैसे डालेंगे? सेकंड, हाँ सर बात सुने। हम इथेनॉल बेटा कैसे डालेंगे? हाँ वही कहने वाला था कि अल्कोहल तो दिया है। हाँ बेटा सिर्फ 1 मिनट रुक जाना, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो अल्कोहल है ना, हाँ, तो ऐसे डालना ये, होगा। तो इसका मतलब है ऐसे डालना होगा, ये आपने CH3COOH होगा। बेटा अल्कोहल तो दिया हुआ है ना, ऐसे डालेंगे 2 कार्बन का। सही है सर। बताइए कैटलिस्ट क्या डालूं? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। सर ये चलिए कंडेंसेशन होता है ना? हाँ कंडेंसेशन भी लिख सकते हैं और इससे एस्ट्रिफिकेशन भी लिख सकते हैं, दोनों नाम लिखेंगे, एक नहीं लिखेंगे, दोनों लिखेंगे। बताइए राइट एन इक्वेशन, H लिख के रिड्यूसिंग एजेंट, तो भाई CH3 CH2 COOH, एरो CH3 CH2 CH2OH। साथ H2O बोलो भी आएगा। साथ H2O भी आएगा। बोलो इधर कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं? 4 बन रहे हैं सर मेरे तो। टोटल हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं इधर? 10 हाइड्रोजन। अच्छा, इस साइड पे 10 बन रहे हैं। बोलो इधर कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं? 6 नहीं 3 4 5 6 6, कितने बाकी हैं? 4। तो 4 H पॉजिटिव, H पॉजिटिव नहीं 4 H। बताओ रिएक्शन 2 का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। रिएक्शन 2 का नाम है ऑक्सीडेशन। बताओ रिएक्शन सजेस्ट सूटेबल रिएक्शन कंडीशन फॉर रिएक्शन 2। K2Cr2O7/H positive। K2 CR2O7। सर हाँ बेटा अगर मैं Cr2O7 2 नेगेटिव लिखूं सही चलेगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिख सकते हैं, लेकिन मुझे बताओ ये रिएजेंट खरीदोगे कहाँ से? मुझे नहीं पता। वो तो बाजार में K2Cr2O7 मिलेगा। हाँ इक्वेशन लिखते वक्त लिख सकते हो Cr2O7-2। तुम क्या इक्वेशन लिख रहे हो? नहीं नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था बस। नहीं मेरी बात समझ रहे हो? तो बेहतर क्या है K2Cr2O7 लिखना। ठीक है नाम सर, नहीं लिखा, इसने नाम नहीं लिखा तो तुम्हें नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नाम लिख सकता हूँ राइट? हाँ इस नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है इसने सर। कंडी वो नहीं लिखा कि भाई नाम भी लिखना है, फॉर्मूला भी लिख दो। और कंडीशन क्या है बेटा? किसकी सर? हीट एंड रिफ्लक्स। अच्छा अभी भी एग्जामिनर आपका 1 नंबर काट रहा है, बताएं क्यों? एसिडिफाइड। एसिडिफाइड नहीं लिखा आपने, वेरी गुड, एसिडिफाइड। तो ये रिएजेंट हो गया, ये कंडीशन हो गई। सर हाँ बेटा, अगर हम एसिडिफाइड की जगह H पॉजिटिव लिखते हैं हाँ हाँ H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला इक्वेशन है, अच्छा बेटा 1 मिनट, ओहो असल में A2 की क्लास का टाइम हो गया, खत्म ही नहीं हुआ, इतने लंबी कर लेता हूँ। अच्छा राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विद कैल्शियम कार्बोनेट, जो ऊपर लिखा है वही लिखना है, ठीक है? तो CH3 CH2 COOH प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सर हाँ बेटा 2 लगा दें उससे पहले, प्रोपेनॉल से पहले। अच्छा 1 मिनट है, अब यहां से हटेगा और यहाँ पे 2 कैल्शियम की 2 वैलेंसी है ना। हाँ अच्छा ये है ग्रुप 2, ये है मोनोप्रोटिक एसिड, तो यहाँ 2 आएगा। और हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनेगा।
बताइए रिएक्शन थ्री का रिएजेंट और कंडीशन क्या बोला है? रिएजेंट था प्रोपोनोइक इथेनॉइक एसिड और कंडीशन अपनी की थी कॉन्सेंट्रेट नेम सल्फ्यूरिक नहीं एसिड। बोला इसने, नेम नहीं बोला, ठीक है ना? और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सनट्रेटेड। सर आप कह रहे हैं नेम नहीं बोला, मतलब क्या मतलब? नेम लिख सकते हैं? उसमें हाँ नेम भी लिख सकते हैं, कहीं कुछ लिखा थोड़ी है, फॉर्मूला सजेस्ट अ सूटेबल रिएजेंट, तो भाई आप नाम भी लिख सकते हैं, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। हीट अंडर रिफ्लक्स भी लिखना होगा। हीट अंडर रिफ्लक्स। बोले यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर। कंसंट्रेटेड लिखना जरूरी है, याद रख लेना। बताएं रिएक्शन 3 का दूसरा प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? पानी। पानी। रिएक्शन 3 के प्रोडक्ट का नाम आइडेंटिफाई करना है, पानी। ठीक है, रिएक्शन 3 के दूसरे प्रोडक्ट का नाम क्या है? पानी। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था आपसे कि क्या कोई और भी रिएक्टेड हो सकता है? किसका सर? क्या पानी के अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं सर। हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर आपने हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर इथेनोइक एसिड लिख दिया, C3COOH। अगर आप लिखते CH3COOCl तो फिर होता तो फिर HCl निकलता। ये A2 की चीज है। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो लिहाजा आपने मार्किंग स्कीम को फॉलो नहीं करना। अगर मार्किंग स्कीम में लिखा है, खुदा का वास्ता दे रहा हूँ, तुक्का मार्किंग लगाया सर स्कीम मैंने तो। मार्किंग स्कीम एग्जामिनर के लिए है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या आज मैं दूसरा ईयर कराऊं? अगर कराऊंगा तो ब्रेक देके कराऊंगा। अगर आप कहते हैं नहीं आज नहीं, थोड़ा अभी हम नए हैं, प्रैक्टिस की आदत नहीं है, तो मैं कल डबल ले लेता हूँ या परसों ले लेता हूँ सर डबल। आज एक और कल क्लास डबल है। अच्छा है। आज एक और क्लास है, ठीक है। मैं आपको सर एक मेरी हर चीज, दिन एक और क्लास होगी फिजिक्स की। सही है। मेरी तो 10 बजे क्लास हो रही है। चलो चलो ठीक है बेटा, तैयार रहना मेरे बच्चों, तैयार रहना। संडे को हो सकता है मैं डबल क्लास ले लूँ आपकी, कब या से हो कब तक सकता है सर? 3 ईयर ले लूँ, वो तो हो ठीक है। सकता है। कब से कब हाँ तक? बेटे, मैं ऐसा लूंगा कि जैसे 10 बजे 11 बजे मॉर्निंग में। ठीक है सर। ठीक है, पहले से बता दूंगा मैं आपको, और कंटिन्यूअस क्लास लूंगा लंबी। सही है। पेपर कब है आपका? पेपर 2 15 मई। 15 मई। तो और आज क्या डेट है? 17 मेरा पेपर है, आपका पेपर है? हम लोगों का है। लग किसका रहा है? मेरा पेपर लग रहा है। ताना मार रहे आप हैं मेरी सर आप। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, ताना नहीं मार रहा, मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ उन बच्चों को जो खाली ऑनलाइन पे। अभी आपके सामने एक लड़का आया, अपनी मर्जी की चीजें मांग के चले गए। भाई, अपनी जिंदगी को टफ मैंने भी तो बनाया हुआ है, मेरे भी घर पे गेस्ट आए हुए हैं यार, मैं सबको छोड़ छाड़ के आपके साथ क्लास ले रहा हूँ ना। तो बाकी आप सबको चाहिए कि जब टीचर आपके साथ इतना कर रहा है ना, तो आप भी करें। कसम खुदा की, रिजल्ट ऐसा, मॉक का रिजल्ट ऐसा आया है कि रोने को दिल चाह रहा है। ठीक है, और ना इन्होंने इनको तौफीक हो रही है कि वो रीमोक आके दे दें। ठीक है, समझ नहीं आ रहा क्या जहन में चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, बहरहाल आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, प्लीज जो ले रहे हैं इंशाल्लाह उनका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। जो नहीं ले रहे हैं सर वो प्लीज मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में आए करें। मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ, आपको इसका PDF भी शेयर कर रहा हूँ ड्राइव में। फिर भी ऑनलाइन क्लास में आए, मैं बहुत कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूँ जो मार्किंग स्कीम से आपको नहीं मिलेंगी। आप बोले क्लास खत्म हो गई है, बोले। आप कोई क्लास रख लें, इनके काफ़ी सारे ये ना मसले आ रहे हैं। जिस दिन मेरा 2023 का ईयर खत्म होगा उस दिन आपके मसले में पूछूंगा। आप मुझे ईयर बोले, मैं वो सर ईयर एक कर। क्वेश्चन है, हाँ बोले।
सर जो आपका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है उसमें आप क्या डबल बॉन्ड शो करते हैं? अगर आप दिखा दें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो सिंगल बॉन्ड नहीं शो करते ना बस? हाँ, कार्बन का बॉन्ड शो नहीं करते किसी सिंगल बॉन्ड, लेकिन सही। बेहतर ये है कि डबल बॉन्ड भी ना दिखाए। लेकिन मार्किंग स्कीम में कभी कभी दिखाया हुआ है, कभी कभी नहीं दिखा। अभी आपके सामने तो मैंने किया, ये देखें, इसलिए पूछ रहा था मैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो, इसने तुम्हें मालूम होना चाहिए ना। ये देखो, ये देखो, अभी इसने क्या लिखा है खुद देखो, क्या लिखा है इसने, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये देखो ऊपर, ऊपर क्या लिखा है इसने, गिरता स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और आर के अंदर डबल बॉन्ड बना है, पी में भी डबल बना है, क्यू में। मार्किंग स्कीम चेक कर लो, सब में बना होगा। चेक करो, अभी चेक करो, हाँ सर बना हुआ है। बना हुआ है ना। तो भाई इसका मतलब ये हुआ, आप बना सकते हैं। चलो मेरे बच्चों, भाग जाओ, मेरी A2 की भी क्लास है शायद, ठीक है? अल्लाह हाफिज़ सर। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बेटा, जीते रहो, खुश रहो। सर चलो मेरा बेटा, हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा, जीते रहो।